चैनल। पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन के टाइप्स पढ़े थे, एलिमिनेशन के टाइप्स पढ़े थे। आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को देख के हमें ये समझना है कि उस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन होगा। बिकॉज मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि जो सब्स्टिट्यूशन होता है और जो एलिमिनेशन होता है दे कम्पीट विथ ईच अदर। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं ये पता करने में कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि एलिमिनेशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम उन फैक्टर्स पे ध्यान देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, सबसे फर्स्ट फैक्टर जो होता है वो होता है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। क्या होता है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। जो दूसरा फैक्टर होता है वो क्या होता है हमारा, टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या होता है, टेम्परेचर। और जो थर्ड फैक्टर होता है वो क्या होता है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तीन पर्टिकुलर ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं एक रिएक्शन के बारे में पता करने में कि उसमें कौन सा रिएक्शन हो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले किस चीज़ को स्टडी करेंगे, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में सबसे पहला तो ये चीज़ होता है कि सबस्ट्रेट में हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, मिथाइल सबस्ट्रेट। हम सबसे पहले किसको ध्यान देंगे, मिथाइल सबस्ट्रेट। मतलब मिथाइल सबस्ट्रेट कौन होता है, जब कार्बन के तीन वैलेंसी में तीनों के तीनों क्या हो, हाइड्रोजन लगे हो। और यहाँ पे हम क्योंकि हैलोजन में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, हैलोजन ग्रुप ले लिया है। तो अब हमें ये क्या करना है कि हमें ये बताना है कि ये पर्टिकुलर जो मिथाइल सबस्ट्रेट है इसमें कौन सा रिएक्शन होगा आउट ऑफ द 4 रिएक्शन जो हमने पढ़े हैं। और कौन कौन से वो रिएक्शंस हैं, हमने कौन कौन से पढ़ रखे हैं, SN1, E1, E2 और क्या हो जाएगा SN2। हमने क्या किए हैं, ये 4 रिएक्शंस पढ़े हैं। तो हमें क्या करना है, इसी तरीके से सारे सबस्ट्रेट में, चाहे वो मिथाइल सबस्ट्रेट हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री सबस्ट्रेट हो, हमें सबस्ट्रेट को देख के पहचानना है और हमें ये बताना है कि उसमें कौन सा रिएक्शन होगा। तो अगर हमें मिथाइल सबस्ट्रेट दिख रहा है तो मिथाइल सबस्ट्रेट में आउट ऑफ द 4 रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होंगे वो ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो मिथाइल सबस्ट्रेट होता है उसमें एलिमिनेशन तो होगा ही नहीं, चाहे वो किसी भी टाइप का एलिमिनेशन हो, चाहे वो E1 हो चाहे E2 हो, एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन मिथाइल सबस्ट्रेट। अब क्यों, बिकॉज एलिमिनेशन के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। एक कार्बन जिससे हमारा फंक्शनल ग्रुप हैलोजन, अल्कोहल जो भी हो वो जुड़ा हो, और दूसरा वो कार्बन जिससे हाइड्रोजन को हमें एब्स्ट्रैक्ट करना है। तो एटलीस्ट 2 कार्बन तो होने चाहिए ना एलिमिनेशन को करने के लिए। और बिकॉज यहाँ पे एक ही कार्बन है तो यहाँ पे जितने भी मिथाइल सबस्ट्रेट होता है उसमें एलिमिनेशन तो नहीं होगा, चाहे वो कोई भी एलिमिनेशन हो, E1 हो E2 हो। समझ आ रहा है। अब दूसरी बात क्या आती है, क्या इसमें SN1 होगा। तो अगर हम देखें तो SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो SN1 कौन सा कार्बोकेटाइन बनाएगा, मिथाइल कार्बोकेटाइन, जो कि बहुत ही अनरिएक्टिव होता है, मतलब स्टेबल नहीं होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। और यहाँ पे मिथाइल कार्बोकेटाइन क्योंकि सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, इस वजह से ये क्योंकि सबसे लीस्ट स्टेबल होगा तो SN1 जो मिथाइल सबस्ट्रेट है वो SN1 रिएक्शन भी नहीं देगा। इसका मतलब आउट ऑफ द 4 रिएक्शन मिथाइल सबस्ट्रेट E1 नहीं देता है, E2 नहीं देता है, SN1 नहीं देता है, तो बचा क्या, सिर्फ एक लास्ट SN2 देता है। तो SN2 देगा क्योंकि हमें पता है कि SN2 की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मतलब SN2 रिएक्शंस में जितना छोटे से छोटा ग्रुप लगा रहता है उसकी रिएक्टिविटी उतनी हाई होती है। इसी वजह से याद रखो कि जो मिथाइल सबस्ट्रेट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन मेनली होता है, और वो कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा। तो ये है तरीका पहचानने का। ये हमने किस में समझा, मिथाइल सबस्ट्रेट में। अब हमारा सेकंड कौन सा आता है, प्राइमरी सबस्ट्रेट।
ये क्या है हमारा प्राइमरी सबस्ट्रेट। अब प्राइमरी सबस्ट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन के साथ एक एल्काइल ग्रुप लगा होगा, दैट इज RCH2X। ये हो गया हमारा प्राइमरी सबस्ट्रेट। अब हमें बताना है कि ये कौन कौन सा रिएक्शन देगा। तो फिर से वही चीज है कि इट कैन नॉट गिव यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इट कैन नॉट गिव यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस कौन होते हैं, जिनमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ये अगर कार्बोकेटाइन बनाएगा तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है। तो इसी वजह से जो भी प्राइमरी सबस्ट्रेट होता है वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, और यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस कौन कौन से हमने पढ़े हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, SN1 होता है और E1 होता है। इन्हीं दोनों में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। और बिकॉज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है, इसीलिए प्राइमरी सबस्ट्रेट यूनिमोलिकुलर रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पे लिख भी देती हूँ, बिकॉज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल। ये है इसका रीज़न कि क्यों प्राइमरी सबस्ट्रेट SN1 और E1 नहीं देता है। अब सेकंड क्या है कि बिकॉज बताया था SN2 की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो यहाँ पे SN2 होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, SN2 विल टेक प्लेस। अब SN2 कब होगा, जब आप क्या यूज करोगे, स्ट्रॉन्ग बेस ने। जिस भी बच्चे ने ये चारों रिएक्शंस अच्छे से पढ़े होंगे, SN1 SN2 E1 E2, सिर्फ उन्हीं के समझ में ये बात आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो भी चीज़ आपने पढ़ी है उसी का क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब जिन्हें यही नहीं पता कि SN2 किसके प्रेजेंस में होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो अब उन्हें ये बात समझ ही नहीं आएगी। तो इसीलिए पिछला पढ़ा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे SN2 होगा, और वो भी किसके प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो SN2 होगा, हम समझ चुके हैं। मतलब प्राइमरी सबस्ट्रेट SN1 नहीं देगा, E1 नहीं देगा, SN2 देगा। अब E2 देगा कि नहीं देगा, तो एक चीज़ देख लो, जो प्राइमरी सबस्ट्रेट होता है वो E2 रिएक्शन देता है, वो E2 रिएक्शन देगा, लेकिन कब देगा, सिर्फ एक ही केस होता है, जब आप स्टेरिकली हिंडर्ड बेस यूज करो। मतलब यहाँ पे E2 रिएक्शन कब होगा, प्रेजेंस ऑफ स्टेरिकली हिंडर्ड बेस। ये पॉइंट क्या है, क्या कहना चाह रहा है, ये जब हम अभी फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये बात समझ आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, प्राइमरी सबस्ट्रेट सिर्फ 2 ही रिएक्शंस देता है, उसमें भी प्रीडोमिनेंटली वो कौन सा रिएक्शन देता है, SN2 देता है। बिकॉज जितना ज़्यादा कम छोटे से छोटा ग्रुप सबस्ट्रेट के पास लगा होगा ना, तो SN2 के चांसेस ज़्यादा होते हैं। SN2 जो होता है वो बल्कीनेस को प्रेफर नहीं करता है। अब यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, ये E2 रिएक्शन कब देगा, जब आप स्टेरिकली हिंडर्ड बेस यूज करोगे। मतलब ये है कहने का, अगर रिएक्शन में सबस्ट्रेट तुम्हें बता दिया गया हो कि प्राइमरी सबस्ट्रेट यूज करना है, ठीक है, अब बोला है कि तुम्हें इस प्राइमरी सबस्ट्रेट से एलिमिनेशन करवाना है, तो तुम्हारे पास क्या है, अब तुम इसे तो नहीं बदल सकते हो, ये दिया हुआ है। लेकिन अगर तुम्हें बोला है कि एलिमिनेशन करवाना है और तुम्हें पता है कि प्राइमरी सबस्ट्रेट एलिमिनेशन कर सकता है, अब देखो एलिमिनेशन करवाना है, ये ग्रुप के आसपास हिंडरनेस तो कम है ना, एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है, लेकिन अगर हिंडरनेस बढ़ा दो, जितना ज़्यादा बड़े से बड़ा ग्रुप यूज़ कर लो, मतलब अगर सबस्ट्रेट छोटा है, इसके पास सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसी वजह से ये SN2 दे रहा है। अब अगर यहाँ पे क्या कर दो, तुम जो स्पीशीज़ जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हो एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या फिर एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, अगर उसमें बल्कीनेस पैदा कर दो, तो क्या होगा, बल्कीनेस की वजह से क्या होगा, सब्सटीट्यूशन के चांसेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और एलिमिनेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसी वजह से बोला गया है कि प्राइमरी सबस्ट्रेट E2 रिएक्शन तभी देगा जब
सबस्ट्रेट के साथ कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो तुम यूज़ कर रहे हो उसका बल्कीनेस स्ट्रॉन्ग वो हिंडर्ड होना ज़रूरी है, बिकॉज जो जितना ज़्यादा हिंडर्ड होगा तो वहाँ पे सब्सटीट्यूशन के चांसेस उतने कम हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ही सब्सटीट्यूशन दे रहा है SN2, तो SN2 के चांसेस यहाँ कम हो जाएंगे और एलिमिनेशन के चांसेस क्या होते हैं यहाँ पे बढ़ जाते हैं। और एक और बात यहाँ पे याद रखना कि प्राइमरी सबस्ट्रेट SN1 सिर्फ एक ही केस में देता है। वैसे तो प्राइमरी सबस्ट्रेट क्या देगा, प्रीडोमिनेंटली SN2 ही देता है, E2 देता है जब आप स्टेरिकली हिंडर्ड बेस यूज करते हो। SN1 एक ही इकलौता केस है जब वो देगा अगर रेजोनेंस हो रहा है, अगर रेजोनेंस होगा तो ही सिर्फ एक वो पर्टिकुलर केस है जहाँ पे प्राइमरी सबस्ट्रेट में SN1 होता है। तो ये सारी पॉइंट्स है जो याद रखना है। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो खुद ब खुद ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, क्लियर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी सबस्ट्रेट के बारे में देखेंगे। तो सेकेंडरी सबस्ट्रेट, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, सेकेंडरी सबस्ट्रेट। तो सेकेंडरी सबस्ट्रेट क्या होता है, यही इकलौता एक ऐसा केस होता है ना जिसमें चारों की होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब बाकी में हमने देखा मिथाइल सबस्ट्रेट में क्या है, E1 E2 के चांस ही हटा दो, वहाँ पे होगा ही नहीं एलिमिनेशन। SN2 सिर्फ होता है, SN1 भी नहीं होता है क्योंकि मिथाइल कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है। प्राइमरी सबस्ट्रेट में भी SN1 E1 नहीं होता है। फिर क्या बताया मैंने, SN2 होगा अगर आपका जो भी रिएजेंट यूज़ किया अगर वो स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है तो हमेशा SN2 के चांसेस होते हैं हमेशा, लेकिन अगर हिंडर्ड बेस यूज़ कर लोगे तो E2 के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अब जो सेकेंडरी सबस्ट्रेट होता है ना, वही एक इकलौता ऐसा केस है जहाँ पे चारों की पॉसिबिलिटी क्या होती है, अच्छी खासी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, E2 रिएक्शन कब होगा, ये E2 भी देता है और E2 कब देगा, जब हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे। ये कब देगा, जब हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे। अब अगर SN2 करवाना है, तो क्या यूज़ कर लो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर लो और वीक बेस एंड वीकर बेस। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो और वीक बेस हो तो कौन सा रिएक्शन फेवर होगा, सेकेंडरी सबस्ट्रेट में SN2। और अगर न्यूट्रल कंडीशंस होते हैं, न्यूट्रल कंडीशन कहने का क्या मतलब है, वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस, तो कौन सा रिएक्शन फेवर होगा, SN1 और E1। मतलब ये है कि अगर न्यूट्रल कंडीशंस हो तो उस केस में क्या फेवर होगा, SN1 फेवर होगा और E1 फेवर होता है। अब कैसे भाई, अब यहाँ पे ऑप्शंस तो हमारे पास दो आ गए ना, SN1 के भी और E1 के भी। तो हम कैसे पता करेंगे, आउट ऑफ द टू ऑप्शंस हमें तो एक ही ऑप्शन लेना है ना प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो उस टाइम पे हमें क्या चीज़ हेल्प करेगा, ये दो फैक्टर्स हेल्प करेंगे, टेम्परेचर और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर टेम्परेचर लो हुआ तो किसको फेवर करेगा, सब्स्टिट्यूशन को। तो इसका मतलब ऐसे अगर टेम्परेचर, अगर क्वेश्चन में बाकी चीज़ें दे रखी होगी, अगर लो टेम्परेचर होगा तो SN1 का प्रोडक्ट बनाना, SN1 के थ्रू प्रोडक्ट बनाना। और अगर हाई टेम्परेचर होगा तो फिर किसके थ्रू बनेगा हमारा प्रोडक्ट, E1 के थ्रू बनेगा। और अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN1 होगा, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट E1 के भी केस में होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है हमें, मिथाइल का, प्राइमरी का, सेकेंडरी सबस्ट्रेट का। अब जो 3 डिग्री सबस्ट्रेट है उसमें सिर्फ एक बात याद रखना है, और वो क्या है, उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो जो 3 डिग्री सबस्ट्रेट है ना, उसमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, जो 3 डिग्री सबस्ट्रेट होता है या फिर टर्शरी सबस्ट्रेट कह लो, उसमें क्या बात याद रखना है कि 3 डिग्री सबस्ट्रेट में SN2 तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे बल्कीनेस बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे SN2 तो हटा दो। 3 डिग्री के केस में SN2 नहीं होता है। अगर 3 डिग्री सबस्ट्रेट दिया होगा, मतलब R3CX इस तरीके का सबस्ट्रेट होगा, तो यहाँ पे SN2 तो नहीं होता है। E2 कब होगा, E2 यहाँ पे होता है कब, कौन से कंडीशन में, जब हम क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल। तब यहाँ पे क्या होगा,
E2 होगा। अगर हमें क्या कराना है, E1 और SN1 कराना है, अगर SN1 और E1 कराना है तो हम देखें 3 डिग्री सबस्ट्रेट है ना, तो SN1 और E1 क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो 3 डिग्री सबस्ट्रेट SN1 और E1 के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये कब होगा, जब तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, रिएक्शन में सॉल्वोलिसिस होगा। सॉल्वोलिसिस का मतलब क्या है, मतलब अगर सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो SN1 और E1 के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट जो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वो SN1 कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन में और हेल्प करता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो सॉल्वोलिसिस होगा तो SN1 और E1 होगा, सेम वही चीज़। अब अगर और आगे फंसोगे तो टेम्परेचर देख लेना, अगर लो टेम्परेचर होगा तो SN1 होगा, और अगर हाई टेम्परेचर होगा तो क्या हो जाएगा, E1 होगा। तो ये सारे पॉइंट्स के बाद, इन सारे पॉइंट्स को पढ़ के अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल बता दे रही हूँ, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो फिर किसी को कोई डाउट ना आए। तो कुछ एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग बेसिस के, स्ट्रॉन्ग बेस के कुछ एग्जांपल मैं बता रही हूँ। स्ट्रॉन्ग बेस के यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल हम ले सकते हैं, OH माइनस, OH माइनस के बाद NH2 माइनस, फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, RO माइनस, दैट इज एल्कोक्साइड आयन। ये क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल हो गए। और अगर एक और हम एल्कोक्साइड आयन को अल्कोहलिक मीडियम में ले ले तो ये भी, ये सभी के सभी क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का काम करते हैं। और हमने पढ़ रखा है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर वो किसको फेवर करेगा, E2 रिएक्शन को। इसका मतलब दीज ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस किसको फेवर करते हैं, फेवर E2 रिएक्शन। ये मैंने स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल बता दिए। अब मैं क्या बता रही हूँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड वीक बेसिस के एग्जांपल। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड वीक बेसिस। इनमें हमें कौन कौन से एग्जांपल लेने हैं, जैसे कि Cl माइनस हो गया, यहाँ पे हो गया Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस हो गया, फिर यहाँ पे अजाइड आयन आता है N3 माइनस, RCO2 माइनस। ये सब क्या हो गए, ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं एंड वीक बेसिस होते हैं। अब यहाँ पे एक दो और है, H2S, H2S जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर यहाँ पे हो गया RNH2, RS माइनस। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और हम उसमें पहचानेंगे कि उस किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि एलिमिनेशन हो रहा है, उन पॉइंट्स के थ्रू जो अभी तक हमने समझा है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट बताना चाहती हूँ जो मैंने अभी पीछे जो मैं बताना भूल गई थी, कि जो टर्ट ब्यूटॉक्साइड होता है, टर्ट ब्यूटॉक्साइड आयन, ये सब क्या होता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये क्या होते हैं, स्टेरिकली हिंडर्ड बेस होते हैं। तो जितने भी टर्ट ब्यूटॉक्साइड है ना, जितने भी स्टेरिकली हिंडर्ड बेस होंगे, ये क्या होता है, स्टेरिकली हिंडर्ड बेस, हिंडर्ड बेस। तो ये किसको फेवर करेगा, ये किसको फेवर करेगा, E2, इट विल फेवर E2 रिएक्शन। जितने भी स्टेरिकली हिंडर्ड बेस होंगे, जैसे कि टर्ट ब्यूटॉक्साइड हो गया, फिर LDA एक एग्जांपल होता है जिसका नाम क्या होता है, लिथियम डाइआइसो प्रोपाइलमाइड। तो ये सब जितने भी बल्की बेसेस होते हैं ना, वो सारे के सारे किसको फेवर करेंगे, E2 रिएक्शंस को फेवर करते हैं। और जो प्रोडक्ट देते हैं वो अकॉर्डिंग टू क्या देते हैं, हॉफमैन। और ये देंगे भी क्या, दे विल गिव हॉफमैन प्रोडक्ट। ये सेडजिफ प्रोडक्ट नहीं देते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, हमें ये दे रखा है, ये एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है, इसको किसके साथ ट्रीट किया है, CH3O माइनस, और किसके प्रेजेंस में है ये, CH3OH एज अ
सॉल्वेंट। बताना है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन होगा। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो ये कौन सा सबस्ट्रेट है, ये ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो एक ही कार्बन से तो लगा हुआ है, तो इसीलिए ये क्या होगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये क्या है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, मतलब ये हमारा कौन सा सबस्ट्रेट है, ये प्राइमरी सबस्ट्रेट है। अब ये प्राइमरी सबस्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब हमें पहचानना है कि जो हमने रिएजेंट ले रखा है वो स्ट्रॉन्ग बेस है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि न्यूट्रल है, ये चीज़ हमें देखनी है। अब अगर हम इसको देखें CH3O-, अभी हम सॉल्वेंट पे ध्यान नहीं देंगे, अगर हम CH3O- को देखें तो ये जो होता है ना, इट कैन बिहेव एज स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसके पास क्या टेंडेंसी होती है, इट कैन बिहेव एज स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज बिहेव एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब अगर इसके पास दोनों की तरह बिहेव करने की टेंडेंसी है तो ये अगर स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये E2 देना चाहिए, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो इसको क्या देना चाहिए, SN2 देना चाहिए। मतलब ये यहाँ पे क्या देगा, SN2 देना चाहिए, और यहाँ पे इसको क्या देना चाहिए, E2 देना चाहिए। लेकिन हमने क्या पढ़ रखा है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड देता सिर्फ 2 ही टाइप के रिएक्शंस है, एक SN2 और एक क्या देता है E2। लेकिन E2 तभी देगा जब बल्की बेसिस प्रेजेंट होता है। क्या होना चाहिए, प्राइमरी के केस में प्राइमरी सबस्ट्रेट E2 रिएक्शन तभी देता है जब बल्की बेस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बल्की बेस प्रेजेंट नहीं है, ये टर्ड ब्यूटॉक्साइड के कंपैरिजन क्या है, छोटा ही है ना, तो यहाँ पे ये बिकॉज बल्की नहीं है इस वजह से यहाँ पे E2 जो है अगर प्रोडक्ट बनेगा भी तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे प्रीडोमिनेटली कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, SN2 बनेगा। मतलब यहाँ पे बनेंगे दोनों, लेकिन SN2 जो होगा वो हमारा मेजर होगा, और जो हमारा E2 से प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर बनेगा। बिकॉज प्राइमरी सबस्ट्रेट में E2 का प्रोडक्ट बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वहाँ पे हमें बल्कि बेस का यूज़ करना पड़ेगा, और बिकॉज ये छोटा ग्रुप है, ये एक ही एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे E2 का प्रोडक्ट माइनर हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनाएंगे, वो 2 प्रोडक्ट क्या बनेंगे, SN2 से क्या बन जाएगा, ये ब्रोमीन हट जाएगा और CH3O- न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, OCH3 ये बन गया। ये जो प्रोडक्ट बना है ये इसका प्रोडक्ट है, और अगर E2 के थ्रू प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा, E2 एलिमिनेशन कराना है तो ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा, और ये जो कार्बन से निकला है वो अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला बीटा कार्बन, बीटा से लगा वाला हाइड्रोजन हटेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट बना, ये दूसरा प्रोडक्ट बना, तो याद रखना ये हमारा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये यहाँ पे क्या होगा, माइनर। इसका परसेंटेज बहुत ही कम होगा, बिकॉज जो मिथाइल सबस्ट्रेट होता है और जो प्राइमरी सबस्ट्रेट होता है वो प्रीडोमिनेंटली SN2 को फेवर करते हैं एज कंपेरिजन टू बाकी जो रिएक्शंस पढ़े हमने। अब अगर इसी क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया जाए, टर्ड ब्यूटॉक्साइड दे दिया जाए, टर्ड ब्यूटॉक्साइड, तो टर्ड ब्यूटॉक्साइड दे दिया। अब मैंने बता रखा है फिर भी मैं बता देती हूँ, टर्ड ब्यूटॉक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CH3CH3CO-। अब इसे अगर देखो, इसका कंपैरिजन इससे करो, ये क्या है, बल्की बेस है, ये क्या होगा, बल्की बेस है, तो यहाँ पे क्या आ गया, बल्की बेस। मैंने ये केस बताया था ना अब भले ही ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, भले ही ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, लेकिन अब यहाँ पे भले ही सबस्ट्रेट हमारा छोटा है, लेकिन जो हमने रिएजेंट यूज़ किया है हमने उसमें क्या किया, बल्कीनेस लिया है हम। तो जहाँ भी बल्कीनेस आ जाता है ना वहाँ पे सब्सटीट्यूशन के चांसेस, क्योंकि यहाँ पे एक ही सब्सटीट्यूशन हो रहा है SN2, उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं, और यहाँ पे किसके चांसेस बढ़ जाएंगे, एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वो भी कौन सा एलिमिनेशन होगा, E2 एलिमिनेशन, क्योंकि E1 तो होगा ही नहीं। यहाँ पे अगर E1 कराओगे तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे बिकॉज बल्की बेसिस है तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, E2 का प्रोडक्ट बनेगा, और मेजर यहाँ पे होगा क्या, E2 हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब फिर से वही बना लो, यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये इस केस में ये जो होगा, अब यहाँ पे मेजर बन गया है, और यहाँ पे हमारा ये क्या था, माइनर था।
अब हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है, इसमें ये है, यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, ये ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा है, हाइड्रोजन। ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें हमें क्या कर रखा है, HS माइनस यूज़ किया है, CH3OH सॉल्वेंट यूज़ कर रखा है। अब हमें क्या करना है, इसमें बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, सब्स्टिट्यूशन से प्रोडक्ट बनेगा कि एलिमिनेशन से प्रोडक्ट बनेगा। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले हमें क्या गौर करना है, पहले हम सबस्ट्रेट को पहचानते हैं कि वो कैसा है। तो जिससे ब्रोमीन लगा है वो कार्बन बाकी 2 कार्बन से लगे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कैसा है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब अगर ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो हमने क्या पढ़ रखा था कि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के पास चारों रिएक्शंस के चांसेस होते हैं, मतलब इट कैन गिव SN1 ऑल्सो, SN2 ऑल्सो, E1 ऑल्सो एंड E2 ऑल्सो। ठीक है, तो अब हम सेकंड किस पे आएंगे कि हमें कैसा रिएजेंट दे रखा है। अगर हम HS माइनस को देखें तो ये अगर मैंने वहाँ पे जहाँ पे गुड न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेसिस बताया था, अगर मैंने वहाँ पे जिक्र नहीं किया है तो ये चीज़ यहाँ पे समझ लो कि ये क्या होता है, दे आर गुड न्यूक्लियोफाइल एंड वीक बेस। ये क्या होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल होता है और वीक बेस होता है। अब गुड न्यूक्लियोफाइल होने का क्या मतलब है, अब अगर ये गुड न्यूक्लियोफाइल है तो इसका मतलब जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनता है कोई भी चीज़, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के चांसेस बढ़ते हैं। और सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सा सब्स्टिट्यूशन, SN2, बिकॉज E1 यहाँ पे E1 और SN1 के चांसेस तो कट कर दो, क्योंकि E1 और SN1 को न्यूक्लियोफाइल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका नेचर कैसा है, और वैसे ही E1 को भी बेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका नेचर कैसा है। तो इन दोनों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इनको वीक बेस चाहिए होता है और वीक न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशंस तो क्या हो गए, कट आउट हो गए। अब बिकॉज ये गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो गुड न्यूक्लियोफाइल है तो ये किसको फेवर करेगा, इट विल फेवर SN2 रिएक्शन, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 को फेवर करेगा, ना कि E2 को। तो यहाँ पे E2 के भी चांसेस क्या हो गए, कट गए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, SN2 होगा। अब SN2 कैसे होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये जाके अटैक करेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। अब प्रोडक्ट में हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे कायरल सेंटर है। अगर कायरल सेंटर होता है तो हमें इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन जो होता है ना वो दिखता है। तो यहाँ पे क्या होगा, Br जहाँ पे लगा था वहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हुआ है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, HS लग जाएगा ग्रुप, SH लग जाएगा ग्रुप, और ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक लाइन समझ लो, कॉजेज इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, कॉजेज इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन एट कायरल सेंटर। कायरल सेंटर कौन होता है, कायरल कौन होता है, जिसके आसपास चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, तो और ये भी ग्रुप अलग है। तो जहाँ पे कायरल सेंटर होता है ना, वहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन ज़्यादा दिखने को मिलता है, समझ में आता है। लेकिन अगर कायरल सेंटर नहीं होगा तो जो स्ट्रक्चर पहले था वैसा ही प्रोडक्ट भी मिलता है, मतलब आइडेंटिकल मिलता है, तो उसमें इतना इन्वर्जन पता नहीं चलता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 हमारा कुछ ये है, ये दे रखा है, इसे किसके साथ रिएक्ट करवाया गया है, OH माइनस और सॉल्वेंट क्या यूज़ किया, CH3OH, और ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा, अगर देखो सॉल्वेंट वगैरह पे और टेम्परेचर पे हम तब आएंगे जब हम पहली चीज़ को देखें और हम अगर उसमें फंस जाए तो हम टेम्परेचर और सॉल्वेंट के कंडीशन पे आएंगे। अगर हमें पहले ही देख के समझ आ जा रहा है, जैसे हमने इस वाले केस में देखा, तो HS माइनस हमें पहले ही दिख गया है कि इट इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अच्छा है तो SN2 देगा, क्योंकि बाकी के चांसेस तो काट दो, यहाँ पे E2 होगा नहीं, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, वीक बेस है, तो बेस अगर वीक होता है तो E2 नहीं होगा। और SN1 और E1 होंगे नहीं, क्योंकि इनको क्या चाहिए,
इनको बेस और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन या उनके नेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनको, और अगर इनका रिएक्शन करवाना भी है तो हमें वहाँ पे वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होते हैं, तो इनके चांसेस भी हट गए हैं। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमें इसमें बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम सबस्ट्रेट का नेचर देख लेते हैं। जिससे ब्रोमीन लगा है उस कार्बन से इस तरफ भी ग्रुप है, इस तरफ भी ग्रुप है, इस तरफ भी ग्रुप है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो हमने पढ़ रखा था कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो वहाँ पे SN2 के चांसेस तो कट कर दो। अब हमें क्या देखना है, OH माइनस पे आना है। तो OH माइनस अभी हमने क्या पढ़ा था, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, और तो OH माइनस क्या होता है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अ गुड बेस इज ऑल्सो अ गुड न्यूक्लियोफाइल, अगर कोई अच्छा बेस होता है तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है, ये इट कैन बिहेव एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों ही का अगर डेफिनेशन देखें तो ऐसा स्पीशीज जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। अंतर सिर्फ किस चीज़ में आता है, जो अपना अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन H+ को दे देता है वो बेस कहलाता है, जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को देता है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस है तो इट कैन ऑल्सो बिहेव एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत तो किस में होती है, SN2 में होती है, और SN2 ऑलरेडी यहाँ पे एक ऑप्शन कट चुका है, और SN1 की यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। SN1 को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे SN1 नहीं होगा और SN2 भी क्या होगा, नहीं होगा। अब दूसरा क्या बच गया कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या देगा, प्रीडोमिनेंटली ये क्या देना चाहेगा, E2 रिएक्शन। E1 नहीं देगा क्योंकि E1 को क्या ज़रूरत होती है, वीक बेस की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे E2 होगा ना कि E1 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, E2 के। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एलिमिनेशन के थ्रू हो रहा है, तो इसका मतलब हम मोस्ट सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनाएंगे क्योंकि हम वो पुरानी बातें हमें नहीं भूलनी है। तो यहाँ पे ब्रोमीन निकल जाएगा और यहाँ या तो यहाँ वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर हम इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को निकालते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा बनेगा। हमने यहाँ इस वाले कार्बन से ब्रोमीन निकाल लिया, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दिया, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओ तो यहाँ पे क्या है, ये मोस्ट सब्सटीट्यूटेड का केस है क्योंकि हमें सेटजफ वगैरह को भी, अगर हम एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें सेटजफ का भी ध्यान रखना है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सेम यही क्वेश्चन है, बस हमने यहाँ पे ये जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं उसको हमने चेंज कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बताया था ना मैंने, सेम चीज़ है, बस हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे CH3OH यूज़ किया है सिर्फ, और क्या दे रखा है हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन दिया है, CH3OH ले रखा है हमने और 25 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ हो रहा है टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे OH माइनस यूज़ हुआ था जिससे कि हमें पता चल रहा था कि ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। लेकिन जो अब क्वेश्चन नंबर 4 जो हम देख रहे हैं उसमें क्या हो रखा है कि हमें सिर्फ ये दे रखा है, मीथेनॉल दिया है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दे रखा है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे, तो एक चीज़ ध्यान में रखो, जो भी अगर क्वेश्चन में H2O दे रखा है और फिर मीथेनॉल दे दिया, इथेनॉल दे दिया, मीथेनॉल दिया है, इथेनॉल दे दिया, तो ये सारे के सारे किसके केसेस होते हैं, दे आर अ एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस एज वेल एज वीक न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये क्या होते हैं, ये वीक बेस होते हैं और वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या देखना है, हम सबसे पहले ये चीज़ तो देख चुके हैं कि ये क्या है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और दूसरा अब हमें पता है कि मेथेनॉल है, तो ये मेथेनॉल क्या होता है, इट इज़ वीक बेस एज वेल एज वीक न्यूक्लियोफाइल। तो वीक के लिए सिर्फ 2 ही केस आता है, अगर वीक बेस है तो वो क्या देना चाहेगा, वीक बेस है
तो E1 देगा, और वीक न्यूक्लियोफाइल है तो क्या देगा, SN1 देगा। ठीक है, अब हमारे पास इस चीज़ को देख के दो ऑप्शंस क्रिएट हो गए। तो अब दो ऑप्शंस में से भी हमें एक पर्टिकुलरली देखना होगा कि कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा। तो इस चीज़ को अब हम किससे डिसाइड करेंगे, टेम्परेचर से। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो या उससे कम टेम्परेचर हो, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर किसको फेवर करता है, लो टेम्परेचर किसको फेवर करेगा, SN1 को। तो लो टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे SN1 फेवर होगा। तो इसका मतलब लो टेम्परेचर की वजह से SN1 फेवर होगा, ये मेजर बन जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर। और SN1 से अगर प्रोडक्ट बनाना है तो क्या बन जाएगा, CH3O-, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br के जगह लग जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे क्या हो गया, OCH3। ये जो प्रोडक्ट बना है ये SN1 के थ्रू बना है, और ये ही हमारा क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। और माइनर बना ही सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। यही से डिफरेंस पता चलता है हमें। हमने देखा यहाँ पे OH- था, ये क्या कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो हमने कैटेगराइज करके इसे सॉल्व कर लिया। अब हमने देखा यहाँ पे मिथेनॉल, अगर यहाँ पे वाटर होता तो भी हम क्या देखते हैं, ये किसका केस है, वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल। मतलब अगर वीक बेस न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो भी हमने रिएजेंट यूज़ किया, अगर वो वीक बेस निकले या वीक न्यूक्लियोफाइल निकले, तो वो चीज़ें हमेशा SN1 और E1 के बीच में ऑप्शंस क्रिएट करती है। और फिर अगर उसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो टेम्परेचर को देख लो, उससे हम डिसाइड करके अपना मेजर माइनर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमें, CH3 OH लगा है, और दे क्या रखा है, HBr 48% इन वाटर, ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा है, सबस्ट्रेट क्या है, 3 डिग्री अल्काइल है, 3 डिग्री है। सबस्ट्रेट का नेचर कैसा है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो अब यहाँ पे देखो HBr 48% इन वाटर कहने का क्या मतलब होता है। कहीं कहीं के क्वेश्चंस में लिखे होंगे कि HBr 48% इन वाटर, इसका मतलब यहाँ पे है दैट दे आर प्रोवाइडिंग न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे Br- दे रहे हैं ये एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दिया जा रहा है और 3 डिग्री में हमें पता है कि SN2 के चांसेस क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर Br- न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, SN1 हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे सॉल्वेंट भी क्या यूज़ कर रखा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, SN1 होगा, और SN1 के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, OH हट जाएगा, और यहाँ पे Br अटैच्ड हो जाएगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। बिकॉज हमें पता है यहाँ पे SN1 के लिए फेवरेबल कंडीशन भी है, बिकॉज 3 डिग्री अल्कोहल है। तो अगर यहाँ कार्बोकेटायन बनता भी है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, जो कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। तो यहाँ पे SN1 के थ्रू प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, CH3 CHBr ये दे रखा है, और इन्होंने क्या ले रखा है, NaCN इन एथेनॉल। यहाँ पे क्या ले रखा है, NaCN, और किस में है, ये इथेनॉल में यूज़ कर रखा है। अब हमें बताना है कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम इसमें ध्यान देते हैं तो ये क्या है, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होने का मतलब ही क्या हुआ कि सारे रास्ते खुल जाते हैं, E1 के भी, E2 के भी, SN1 के भी और SN2 के भी। तो यहाँ से हमें 4 ऑप्शंस मिल गए। लेकिन जब हम यहाँ आएंगे तो CN- हमें पता है कि CN- क्या होता है, इट इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल। ये गुड न्यूक्लियोफाइल होता है एंड वीक बेस होता है। ये क्या होता है, वीक बेस है। तो अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो इसका मतलब क्या होगा, गुड न्यूक्लियोफाइल होने का मतलब क्या है, सीधा सीधा SN2 को फेवर करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा Br की जगह क्या लग जाएगा, CN लग जाएगा, और यहाँ पे हमारा SN2 का प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज CH3
CnCH3, ये हमारा क्या हो गया, SN2 का प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन फेवर हो रहा है, ना कि एलिमिनेशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है हमें, CH3 CH2 CH2 Br दिया है, और साथ में इसके क्या यूज कर रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। और हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन होगा। अब बहुत सारे बच्चे यही नहीं समझ पाएंगे कि ये यूज किया है तो हमें क्या बनाना है। तो सबसे पहले इसी चीज़ पे ध्यान दो। ये क्या है, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो मैंने बता रखा था कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सबसे ज़्यादा चांसेस किसके होते हैं, 1 डिग्री या प्राइमरी सबस्ट्रेट में सिर्फ 2 ही रिएक्शंस होंगे, SN2 या तो E2। और E2 कब होगा, जब बल्की बेस यूज़ होगा। और यहाँ पे बल्की बेस जैसा तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे किसका चांसेस। अब कैसे, ये भी समझ लो। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ना, इट इज़ अ प्रोवाइडर ऑफ H-। ये क्या करता है, H- देता है मीडियम को। और H- क्या होता है, इट इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो अगर ये गुड न्यूक्लियोफाइल है और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SN2 होगा। यहाँ पे क्या होगा, SN2, और SN2 से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Br हट जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। दैट इज प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 CH3। ये हमारा प्रोडक्ट है बाय सब्स्टिट्यूशन, और वो भी कौन सा सब्स्टिट्यूशन, SN2 के थ्रू बना है ये। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किए थे, और जिससे कि ये देख के हमें समझ आएगा कि किसी रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि एलिमिनेशन। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।